Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our chapter number 8 about Visheshan. Visheshan is called adjective in English. What is the adjective? मतलब what is Visheshan in Hindi? नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ताजे फल, एक हिरन, कुछ पुस्तकें, छोटा बच्चा। अब यहाँ पर फल की जो क्वालिटी है वो क्या है? ताजा होना। हिरन की क्वालिटी क्या है? एक ही है। और जो पुस्तकें हैं वो क्या है? कुछ। और एक बच्चा जो है वो छोटा है। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्वालिटी बताई है, लेकिन अलग अलग तरीके से बताई है। जस्ट लाइक फ्रूट की क्वालिटी बताई है कि ताजे हैं, और यहाँ पर जो क्वांटिटी संख्या के सेंस से बताया कि हिरन एक है। उसके बाद क्वांटिटी बताइए कि पुस्तकें कुछ हैं। उसके बाद परिमाण बताया है कि बच्चा जो है वो छोटा है। तो उपयुक्त शब्दों में ताजे शब्द फल की, एक शब्द ताजे शब्द फल की, एक शब्द हिरण की, कुछ पुस्तकों की और छोटा शब्द बच्चे की विशेषता प्रकट करता है। ताजे, एक, कुछ और छोटा शब्द विशेषण है। कुछ उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इट मीन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। देखिए बेटा, फल, हिरण, पुस्तकें और बच्चा, ये सारे यहाँ पर संज्ञा और असंज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और प्लस में संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाता है, मीन्स विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको विशेषण की क्वालिटी दे रखी है, भेद दे रखे हैं। और विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद है बेटा। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जो क्वालिटी बताता है, जैसे ताजे फल। तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और दोष का पता लगता है। अभी हमने क्या रीड किया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या ना व्यक्ति के नाम के भाव को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर आने वाले सर्वनाम होते हैं। और जब संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताई जाए, मतलब वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, गुण के बारे में पता लगता है, गुण या दोष के बारे में पता लगता है। जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण का पता चलता है वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पुराना किला पांडवों ने बनवाया था। किला, पुराना किला। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। पहले वाक्य में पुराना शब्द किले की दशा को बता रहा है और दूसरे वाक्य में ईमानदार व्यक्ति का गुण बता रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो गुणवाचक विशेषण है वो आपको बताता है गुण या दोष के बारे में। जैसे गंध से रिलेटेड, सुगंधित, दुर्गंध, खुशबूदार। गुण से रिलेटेड ईमानदार, झूठा, सच्चा, ऐसे अभाव, आकार, समय, स्पर्श, दिशा, अवस्था, रंग, स्थान, स्वाद, दशा, इन सब की अलग अलग क्वालिटीज दे रखी है बेटा। जैसे अब गंध में आपका दे रखा है कि गंध कितने तरीके की, सुगंधित भी होती है, दुर्गंधित भी होती है, खुशबूदार भी होती है। सेकंड में दिशा दे रखी है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इस तरीके से ये आपके गुण से रिलेटेड विशेषण में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल, मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करता है। मतलब वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप और तौल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब नाप तौल के सेंस में, जस्ट लाइक अब माप तौल से रिलेटेड है क्या है कि चाय में थोड़ी चीनी डालो, भव्य की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। यहाँ पे नाप तौल से रिलेटेड है कि चाय में थोड़ी सी चीनी डालो और भव्य की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अब यहाँ पर आपका आ गया कि यहाँ पे नाप तौल से रिलेटेड कि 2 मीटर और नाप तौल। अब यहाँ पर आता है कि ये नाप तौल, मतलब ये जो परिमाण होता है ये 2 तरीके का होता है बेटा। एक तो होता है निश्चित परिमाण, जिसमें आपको एक निश्चित दे दिया जाए, और एक होता है अनिश्चित, जिसमें आपको मतलब आप ये ना क्लैरिफाई कर पाओ कि कितनी क्वांटिटी। एक में आपको क्वांटिटी एग्जैक्ट दी होगी, जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है, राकेश के लिए 50 ग्राम मुनक्का ले आओ और 2 किलो चीनी ले आओ। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी
दे दी है कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी है कि 50 ग्राम और 2 किलो चीनी। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित परिमाण वाचक में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी होती, आपको निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है यहाँ पर आपको। जैसे अगर मैं कह दूं राजू के लिए थोड़ा सा नमक ले आओ, तो थोड़ा सा का मतलब बेटा कितना, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। वहां पर तो आपको एग्जैक्ट बता दिया था 50 ग्राम मुनक्का या 2 किलो चीनी ले आओ, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है, बोला है कि मेरे लिए कुछ मिष्ठान ले आओ, तो मतलब कुछ मिष्ठान मतलब कितना ले आए इंसान, 1 ले आए, 2 ले आए, कितना ले आए, जरा सा ले आए, तो यहाँ पर आपको निश्चित नहीं है। तो इट मीन्स जो एग्जैक्ट बताए वो है आपका निश्चित परिमाणवाचक, और जो एग्जैक्ट ना बताए वो होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। अब थर्ड पॉइंट पर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को देखते ही आपको ये पता लग रहा है कि संख्या से रिलेटेड होना है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि संख्या से रिलेटेड होगा। मीन जो विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस दौड़ में 10 धावक भाग ले रहे हैं, कमलेश के पास 500 रुपए का नोट है, इट मीन्स 500 का नोट है। अब यहाँ पर आपको क्या बता दी, संख्या बता दी, 10 धावक और 500 का नोट। अब यहाँ पर ऊपर दिए गए वाक्यों में 10 और 500 और धावक और नोट की संख्या का बोध, जो 10 और 500 है वो धावक और नोट की संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन इसके भी 2 भेद होते हैं बेटा, वही सेम वही निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपको एक एग्जैक्ट संख्या दी होगी, जैसे अतिशय 5 वर्ष का है, इस डलिया में 6 सेब रखे हैं, इट मीन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी 5 वर्ष और 6 सेब। लेकिन अनिश्चित जो संख्यावाचक है उसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी। जैसे कल की दौड़ में थोड़े ही बच्चों ने भाग लिया, थोड़े ही बच्चे, कितने बच्चे, प्रदर्शनी में कुछ चित्र बहुत अच्छे थे, अब कितने चित्र अच्छे थे, नहीं कुछ एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब जहाँ एग्जैक्ट हो वो अनिश्चित, सॉरी जहाँ जो एग्जैक्ट हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और जो एग्जैक्ट ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ है आपका संकेतवाचक विशेषण, इट मीन जिसमें संकेत किया गया हो। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुलकित की कोठी है, और वह जो है वो संकेत कर रहा है कि वह दिखा करके बोल रहा है ना कि वो पुलकित की कोठी है, तो संकेत करके कह रहा है कि वो वाली जो है वो पुलकित की कोठी है। और अगर अब संकेत कर रहा है वो सेम वैसी तरीके से यह प्रतिभा का विद्यालय है, इट मीन्स जो भी बोल रहा है वो दिखा रहा है कि ये प्रतिभा का विद्यालय है, तो यहाँ पर संकेत करके कह रहा है ना कि ये प्रतिभा का विद्यालय है और ये उसकी पुलकित की कोठी है, तो ये संकेत कर रहा है, तो ये हो गया आपके संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आता है विशेषणों की तुलना। अब तुलना के सेंस में आता है सेम वैसे ही जैसे आपने एडजेक्टिव में आपने बेटा रीड भी किया होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूलावस्था होता है बेटा ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसमें केवल सामान्य विशेषता का ही बोध होता है, मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात होती है, आपको किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक थिंग के बारे में, वो होती है आपकी मूलावस्था। जैसे भावना अच्छी लड़की है, यहाँ पर ओनली भावना के बारे में बोला। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, इट मींस इसमें किसी गुण की तुलना द्वारा न्यूनाधिक्य का बोध कराया जाता है। जैसे ये समझ जाओ कि 2 का कंपैरिजन होता है बेटा इसमें, सविता भावना से अधिक अच्छी लड़की है, यहाँ पर सविता और भावना 2 का कंपैरिजन है, सविता भावना से अधिक अच्छी लड़की है, सविता और भावना 2 का कंपैरिजन है, तो यहाँ पर आएगी आपकी उत्तरावस्था, इट मींस कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट में आएगा आपका उत्तमावस्था। इसमें जो होता है देखिए बेटा, मूलावस्था में आपका सिर्फ एक के बारे में बात हुई थी, उत्तरावस्था में आपकी 2 का कंपैरिजन हुआ और उत्तमावस्था में आपका बहुत सारों के बीच में कंपैरिजन होगा। जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अधिक अथवा कम का बोध कराया जाता है। जैसे निकिता सबसे अच्छी लड़की है, इट मीन्स निकिता का कंपैरिजन जो है वो बहुत सारी लड़कियों से किया गया है कि वो सब में से सबसे अच्छी है। याद रखिए मूलावस्था में विशेषण का मूल शब्द प्रयुक्त होता है, मतलब मूलावस्था से समझ जाइए कि मूल वर्ड यूज होगा जो है। जैसे सुंदर है तो सुंदर यूज होगा, काला है तो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान यूज होगा, गर्म है तो गर्म यूज होगा। लेकिन यहाँ पर आया है कि मूलावस्था में आपका मूल रूप यूज होगा, पर जब आपकी
दो का कंपैरिजन आएगा। इट मीन्स उत्तरावस्था में आपको पीछे तर लगाना होगा और प्लस में जो उत्तमावस्था होगी उसमें आपको लास्ट में तम लगाना होगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं विशेषण की अवस्थाओं के रूप में सुंदर मूल अवस्था है, क्योंकि सिंपल वे में भी हम सुंदर ही बोलते हैं, और उत्तरावस्था में हम क्या करते हैं सुंदरतर, और उत्तमावस्था में सुंदरतम। उसके बाद मधुर मधुरतर मधुरतम, अल्प अल्पतर अल्पतम, दिव्य दिव्यतर दिव्यतम। ये आपके हैं विशेषण की अवस्थाओं के रूप। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपको दे रखा है यहाँ पर विशेषण की रचना कैसे होती है बेटा। तो कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से ही विशेष मतलब उनका मूल ही विशेषण होता है, लेकिन कुछ की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों से होती है। जैसे अब यहाँ पर बेटा ये संज्ञा से विशेषण बनाना दिखा रखा है कि आपको संज्ञा दी होगी और आपको विशेषण बनाना है। जैसे संज्ञा शब्द है शिव, कुरु, यज्ञ, वर्ष, श्रद्धा, शंका, ध्वनि, पिपासा। अब इनमें प्रत्यय लग जाएगा बेटा। जब अब लग गया शिव में, अब लग गया तो बन गया शैव, इक लग गया कुरु में तो बन गया, सॉरी अब लग गया अगर कुरु में तो कौरव बन गया, इक लग गया यज्ञ में तो याज्ञिक बन गया, वर्ष में लग गया तो वार्षिक बन गया। इस तरीके से आपके संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको सर्वनाम से विशेषण बनाना दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको सर्वनाम से विशेषण बनाना दिखाया गया है। जैसे यह और कौन सर्वनाम है और यह का बन गया विशेषण ऐसा, कौन का बन गया कैसा। थर्ड पॉइंट पर आपको देखा क्रिया से विशेषण बनाना। जैसे पत, पत का मतलब होता है गिर, पत, पत का विशेषण बन गया पतित, शोषण का बन गया शोष का बन गया शोषित। और इसी तरीके से दे रखा है लास्ट में अव्यय से विशेषण बनाना। ऊपर से बन गया ऊपरी और बाहर से बन गया बाहरी। इट मीन्स ऊपर और बाहर आपका अव्यय है और अव्यय से विशेषण बन गया आपका ऊपरी, अव्यय से विशेषण बन गया ऊपर का ऊपरी और बाहर का बाहरी, आगे का अगला, भीतर का भीतरी, नीचे का निचला और पीछे का पिछला। ये बन गए आपके अव्यय। तो इट मीन्स आपको ये पूरा रीड करना है कि किस तरीके से संज्ञा से विशेषण बनता है, किस तरीके से अव्यय